जय हिंद बच्चों। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा विद सागर में। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th क्लास के सारे चैप्टर्स। ठीक है, थोड़ा लेट हो गया मुझे पता है, बट कोई नहीं, 12th की सबसे आखिरी में बारी आ रही है, पर कोई दिक्कत नहीं, अब लगातार 12th की वीडियोज़ भी आती रहेगी। तो 12th का जो चैप्टर स्टार्ट होता है मेरे लिए वो होता है मैट्रिसेस से। ठीक है, तो एक बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस। और इतना इजी चैप्टर है, इतना स्कोरिंग चैप्टर है, 12th का सबसे इजी चैप्टर मैट्रिसेस है। क्या मैट्रिसेस समझते हैं बच्चों, बिना टाइम वेस्ट करें। तो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस। क्या होता है मैट्रिसेस या मैट्रिक्स क्या होता है? देखो बच्चों, मैट्रिक्स का एक सिंपल सा मतलब होता है, मैट्रिक्स का एक सिंपल सा मतलब होता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का मतलब होता है अरेंजमेंट। क्या होता है? अरेंजमेंट। अगर मैं इसके एक डेफिनेशन बताऊं तो क्या होता है? इट इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट या एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शन। मतलब क्या है इसका? कितने भी किसी भी नंबर्स को और फंक्शन को रेक्टेंगुलरली अरे एरे मतलब क्या होता है? एरे मतलब होता है अरेंजमेंट। किसी भी नंबर्स को या फंक्शन को आप रेक्टेंगुलरली अरेंज कर लेते हो, उसी को हम कहते हैं मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल के लिए मान लो मैंने 5 एलिमेंट लिए या 6 एलिमेंट लिए, ए बी सी डी ई एफ, 6। ये आपने क्या ले लिया? कुछ अल्फ़ाबेट्स ले लिए। अब अगर मुझे इसे अरेंज करना है तो कितने तरीकों से अरेंज कर सकता हूँ? देखो बच्चों, इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, ए बी सी डी ई एफ लिख सकता हूँ। इसको मैं इस तरीके से बंद कर दूंगा, ये बन गया एक मैट्रिक्स। इसी को लिखने का एक और तरीका हो सकता है, क्या? मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए बी सी डी ई एफ, ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे बंद कर दिया, ये भी क्या बन गया? एक मैट्रिक्स। इसी चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए बी सी डी ई एफ, ऐसे भी लिख सकता हूँ, हाँ या ना? तो ये भी क्या बन गया? एक मैट्रिक्स। इसी चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए बी सी डी ई एफ, ये भी क्या बन गया बच्चों? एक मैट्रिक्स बन गया। क्या बन गया? एक मैट्रिक्स। इसके जो अंदर जो है ना, ये इन्हें हम कहते हैं एलिमेंट्स। क्या कहते हैं? एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। ये जितने भी है ये क्या है? एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को दिखाने के लिए हम इस ब्रैकेट का यूज करते हैं। ठीक है, हमेशा एक मैट्रिक्स जो होता है उसे हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। किससे? कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए इस मैट्रिक्स को नाम देना है तो ए मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स को नाम देना है तो बी मैट्रिक्स, इसको देना तो सी मैट्रिक्स, इसको देना तो डी मैट्रिक्स। समझ आ रहा है? किसी भी नंबर को, किसी भी फंक्शन को रेक्टेंगुलरली अरेंज करना, रेक्टेंगुलरली अरेंज करना ही क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है, किसी भी नंबर या किसी भी फंक्शन को। समझ आ रहा है बच्चों? हाँ है ना? अब अगर आपने ये सीख लिया कि मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स सीखने के बाद आपको एक इंपॉर्टेंट चीज सीखनी है, क्या? कि क्या होता है रोज, क्या होता है कॉलम। देखो बच्चों, ये एक मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स, ये चारों मैट्रिक्स है। इसमें ये जो वर्टिकल है ना, सॉरी वर्टिकल जो है, ये वर्टिकल जो है, इन्हें हम कहते हैं रोज। क्या कहते हैं इन्हें हम? रोज। ये क्या होते हैं? रोज। और ये जो है, इन्हें हम कहते हैं कॉलम्स। क्या कहते हैं? कॉलम्स। ठीक है, ये रोज है, ये कॉलम्स है। ठीक है, सॉरी वर्टिकल बोल दिया था मैंने, हॉरिजॉन्टल। ये जो हॉरिजॉन्टल है इन्हें हम कहते हैं रोज, और ये जो वर्टिकल है इन्हें हम कहते हैं कॉलम्स। ठीक है, तो ये जो होता है बच्चों, ये हॉरिजॉन्टल जो होता है इसे हम कहते हैं रोज, और ये जो वर्टिकल लाइंस है इन्हें कहते हैं हम कॉलम्स। फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे अगर मैं देखूं इसमें कितनी रोज है, देखो पूरी एक सिंगल रो है। ठीक है, तो इसे कह देंगे R1। अच्छा, इसमें देखो कितनी रो है, एक ऐसी एक ऐसी। ये जो लेटी हुई लाइन होती है इन्हें हम कहते हैं रोज, खड़ी लाइन कॉलम्स। देखो कितनी लेटी हुई लाइन है, एक लेटी हुई ये लाइन, एक लेटी हुई ये लाइन। ठीक है, तो जो लेटा है उसे रोज, और जो खड़ा है उसे हम कॉलम्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ कितने खड़ी लाइन है? 1 2 3। समझ आ रहा है? तो ये हो गया रोज, ये हो गया कॉलम्स। ठीक है, इसमें देखते हैं कितने रोज और कितने कॉलम्स है। देखो कितने लेटे हुए हैं, 1 2 3। तो रो 1 रो 2 रो 3। कॉलम्स कितने हैं? एक कॉलम, दो कॉलम। इसमें देखो, एक रो, दो रो, तीन रो, चार रो, पांच रो, 6 रो, और कॉलम एक। समझ आ रहा है? हाँ है ना? तो रोज और कॉलम आप समझ गए, रोज और कॉलम आप समझ गए। ठीक है, जब आप ये रोज और कॉलम समझ गए तो अब आपको समझाना जरूरी है, क्या? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या समझाना जरूरी है? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, कि एक मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। एक मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, समझो बच्चों। थोड़ा सा मुश्किल काम है ये समझना। ठीक है,
ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है समझना बच्चों ध्यान से। इसको हम लिखते हैं मैट्रिक्स के ऑर्डर को रोज इनटू कॉलम की फॉर्म में। समझना मतलब क्या है इसका। मान लो एक मैट्रिक्स लिखा मैंने 1 2 3 4 5 6, ये मैट्रिक्स लिख दिया। अगर मैं बोलूं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ, तो चेक करो इसमें कितनी रोज है, कितनी रिलेटिव लाइन है। देखो एक ये 2 3, 3 तो हो गई रोज। खड़ी लाइन कितनी है 2, एक कॉलम ये एक कॉलम ये। तो अगर इसका ऑर्डर मैं बोलूं, इस मैट्रिक्स का अगर मैं ऑर्डर बोलूं तो क्या होगा बच्चों, रोज कितनी है 3, कॉलम्स कितने हैं 2। तो जो इसका ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों 3 क्रॉस 2। इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों 3 क्रॉस 2, याद रहेगा। और देखो मान लो एक और मैट्रिक्स लिख दिया मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8, ठीक है ये लिख दिया। अब इसमें मुझे बताने इसका ऑर्डर क्या होगा। देखो रोज कितनी है 2 रो, ऐसे लिखो 2 रो, और कॉलम कितना है 1 2 3 4 5, तो 2 क्रॉस 5। इसका जो ऑर्डर हो गया वो क्या हो गया 2 क्रॉस 5। समझ आ रहा है बच्चों, हाँ है ना। तो ये जो होता है बच्चों ऑर्डर जो है, यही आपका मैट्रिक मतलब यही जो है रोज और कॉलम के हिसाब से हम देखते हैं कि एक मैट्रिक्स अगर आपको ऑर्डर देखना है तो रोज इनटू कॉलम्स, वही हो जाएगा उसका ऑर्डर। इधर साइड में हम ऐसे करके लिख देते हैं, जैसे इसका ऑर्डर लिखना है तो क्या लिख दूंगा, कितना है ऑर्डर इसका 3 क्रॉस 2। समझ आ रहा है, हाँ है ना। अब एक मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो डिपेंड करता है उसके ऑर्डर पे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जितना भी ऑर्डर है एक मैट्रिक्स का, एक मैट्रिक्स का जितना भी ऑर्डर है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, वो आपका बन जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्या बन जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे इसमें कितना क्या ऑर्डर है इसका 3 क्रॉस 2, तो इसमें कितने एलिमेंट होंगे 6 एलिमेंट होंगे। इसमें 2 क्रॉस 5, इसमें कितने एलिमेंट होंगे 10 एलिमेंट, देख सकते हो आप। अगर मान लो एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 8, तो इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे 24 एलिमेंट्स होंगे। समझ आ रहा है बच्चों, हाँ है ना। कोई दिक्कत किसी को भी, कहीं भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब समझना बच्चों आगे, जब आप ये समझ गए तो अब आपको समझने की जरूरत है पोजीशन ऑफ अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स के एलिमेंट, पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स, पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट। एक मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट की पोजीशन जो होती है वो बच्चों क्या होती है फिक्स। एक मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट की जो पोजीशन होती है वो क्या होती है बच्चों फिक्स होती है, पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल के लिए मान लो एक मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स ले लिया ए मैट्रिक्स, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसे हम लिखते हैं ऐसे A11। यानी क्या मतलब है A11 का, A11 का मतलब है ये जो एलिमेंट है ये फर्स्ट रो का और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। फर्स्ट ऐसे लिखा जाता है AIJ। एक एलिमेंट जो होता है एक मैट्रिक्स का उसको इस तरीके से दिखाया जाता है AIJ, वेयर I स्टैंड्स फॉर रो, J स्टैंड्स फॉर कॉलम। समझ आ रहा है, हाँ या ना। और A स्टैंड्स फॉर एलिमेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि अगर मैंने बोला कि A11, इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये जो एलिमेंट है ये यहां पे कौन सा एलिमेंट आएगा, वो एलिमेंट आएगा जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का है। अगला क्या होगा भाई A12, मतलब फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम का। ऐसे ही A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, A14 डॉट 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 कहां तक ए कुछ भी ले लो, A1N ले लिया मैंने, ठीक है। अगला देखो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, ऐसे कर करके सेकेंड रो nth कॉलम। समझ आ रहा है बच्चों, हाँ है ना। ऐसी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फोर्थ कॉलम, ऐसे करके nth तक। ऐसे कितने रोज और कितने कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं बच्चों, हाँ है ना, कितने भी हो सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये सिंपल सा है कि एक मैट्रिक्स जो होता है ना, एक मैट्रिक्स जो होता है उसके जो सारे एलिमेंट है उसकी पोजीशन एकदम फिक्स होती है कि जो एलिमेंट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम पे है वो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम पे ही रहेगा, उसकी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते आप। अब एग्जांपल देता हूं आपको मैं, ठीक है, एग्जांपल देता हूं। मान लो एक एलिमेंट लिया मैंने, मतलब एक मैट्रिक्स लिया, ए मैट्रिक्स A B, मान लेते हैं सागर, और ले लिया ध्रुव। ये हमने 4 एलिमेंट लिए। अब अगर मुझे पता करना है
कि इस एलिमेंट की, ये जो ध्रुव जो है, इस एलिमेंट की पोजीशन क्या है, इस एलिमेंट की पोजीशन क्या है। तो बड़ा सिंपल सा है, चेक करो कि ये कौन से पोजीशन पे आ रहा है। देखो पहली बात, कौन से रो में आ रहा है, ये कौन से रो में आ रहा है, ये फर्स्ट रो सेकंड रो, सेकंड रो में आ रहा है। कौन से कॉलम में आ रहा है, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम में आ रहा है। तो इसकी जो पोजीशन हो जाएगी वो हो जाएगी A22। क्या हो जाएगी, A22। समझ आ रहा है। अगर मैं चेक करूं ये जो B है ये कौन से नंबर पे है, मतलब इसकी पोजीशन क्या है, तो देखो कौन से रो में है, फर्स्ट रो में। कौन से कॉलम में, फर्स्ट, देखो ऐसे देखो, ये रो 1 रो 2, कॉलम 1 कॉलम 2। तो देखो कहां पे है, फर्स्ट रो में, पहले रो आएगा फिर कॉलम आएगा। कौन से कॉलम में, सेकंड कॉलम में। तो A12 हो जाएगा। समझ आ रहा है बच्चों, हाँ या ना, कहीं किसी को कोई डाउट नहीं। तो जब आप सीख गए पोजीशन ऑफ अ मैट्रिक्स, तो आपको इसके आगे एक आधी चीजें और सीखनी है, समझना बच्चों। क्या, अगर आपको आ जाए एक मैट्रिक्स बनाना है, अगर आपको आ जाए एक मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है, पोजीशन तो समझ गए आप, ठीक है। अगर आ जाए कि एक मैट्रिक्स बनाना है, या एक मैट्रिक्स दे दिया और बोले कि ये एलिमेंट बताओ क्या होगा, ठीक है, कुछ भी आ जाए ऐसा, तो पहले हम सीखते हैं। जैसे कोई भी एक मैट्रिक्स ले लिया, सी मैट्रिक्स, -1 3 4 6 -2 -4 5 -A C, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या है, पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ। कितने रोज है इसमें, एक रो, दो रो, तीन रो। कितने कॉलम, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम। तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3x3। समझ आ रहा है। अब अगर मैंने बोला है इसके एलिमेंट्स बताओ, A31 दिखाओ, A23 दिखाओ, और A22 दिखाओ, A32 दिखाओ, ठीक है। ये एलिमेंट्स बताने कौन कौन से हैं, ठीक है, चलो बताते हैं। तो A31 का मतलब क्या है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। ये रहा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, कौन सा आ रहा है, 4। तो जो एलिमेंट होगा A31 पे वो हो जाएगा 4। अगला क्या है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। देख लो सेकेंड रो ये रहा, थर्ड कॉलम ये रहा, कौन सा एलिमेंट है, 5। अगला देखो, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये रहा सेकेंड रो, ये रहा सेकेंड कॉलम, क्या आ रहा है, -2। थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, क्या आया, यहां क्या था, -A, तो क्या आ जाएगा, -A। समझ आ रहा है बच्चों। इस तरीके से आप एक मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स के बारे में आप बता सकते हो, उन एलिमेंट्स के बारे में आप बता सकते हो। समझ आ रहा है बच्चों। अब देखो बच्चों ध्यान से, अब अगर आ जाए पेपर में कि भाई एक मैट्रिक्स बनाओ, क्या बनाओ, एक मैट्रिक्स बनाओ, फॉर्मिंग मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर का आ जाए। मान लो एग्जांपल लेते हैं 2x2, 2x2 का आ जाए, ठीक है। हुज एलिमेंट्स आर, जिसके एलिमेंट्स जो है ऐसा कुछ है, AIJ स्टैंड्स फॉर, मान लो I + J का होल स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। अब किस तरीके से करेंगे, देखो इतना इजी क्वेश्चन है ना ये, समझो। पहले एक मैट्रिक्स बनाना है, मान लेते हैं A मैट्रिक्स है, कितने ऑर्डर का बनाना है, 2x2, ठीक है। 2x2 का मतलब 2 रो होनी चाहिए, 2 कॉलम होना चाहिए। अगर उसके एलिमेंट्स होंगे बच्चों, 2x2 जो मैट्रिक्स है उसका अगर एलिमेंट होगा तो क्या होना चाहिए, पहला एलिमेंट क्या होगा, A11, दूसरा A12, A21, A22, यही होगा। रो 1 रो 2 या कॉलम 1 कॉलम 2, होगा नहीं होगा। ऑर्डर क्या है इसका, 2x2, ऑर्डर क्या है, 2x2। अगर मुझे इसके एलिमेंट्स बताने सारे, ये थोड़ी होंगे एलिमेंट्स, एलिमेंट्स तो इधर से आएंगे। देखो फर्स्ट वाला जो होता है वो होता है I, फर्स्ट क्या होता है I, सेकंड क्या होता है बच्चों, J। फर्स्ट क्या होता है I, सेकंड होता है J, फर्स्ट I J, फर्स्ट I J, फर्स्ट I J। तो क्या दे रखे एलिमेंट्स आपको, AIJ = I + J का होल स्क्वायर, I + J का होल स्क्वायर, यही दे रखा है बच्चों। अब आपको कुछ नहीं करना, पहला एलिमेंट निकालना है आपको। तो क्या होगा पहला एलिमेंट, देखो I की जगह 1 पुट कर दो, J की जगह भी 1 पुट कर दो, तो 1 + 1 का होल स्क्वायर क्या आ गया, 2 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर कितना हो गया, 4। तो पहला एलिमेंट हो गया 4। बस यहाँ पे I और J की वैल्यू पुट करनी है। अगले में I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2, 1 + 2 3, 3 का स्क्वायर 9। अगले में आओ, 2 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 2 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16। ये हो गया इसका एलिमेंट, ये हो गया इसके एलिमेंट। कुछ भी आ जाए ऐसे, कुछ भी आ जाए, मान लो आ गया कि 2x2 नहीं बनाना, अब आपको कुछ और बनाना है। मान लेते हैं एग्जांपल के लिए लेते हैं,
कोई भी एक फ्रैक्शन ले लिया हमने, ठीक है, ए आई जे स्टैंड फॉर, इसको चेंज कर देते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, मान लो ऐसा ले लिया, -1/2 आई माइनस जे, ऐसा ले लिया, ठीक है। अब बोला है कि हमें 2x2 नहीं बनाना, 3x2 बनाना है, मान लो ये बनाना है, ठीक है, यानी 3 रो होनी चाहिए, 2 कॉलम होनी चाहिए। चेक करते हैं पहले कैसा बनेगा। इस मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स मान लिया, 3 रो 2 कॉलम, 3 रो 2 कॉलम, चलो देखते हैं। 3 रो 1 रो 2 और रो 3, 2 कॉलम, कॉलम 1 कॉलम 2, ठीक है। 3 रो होंगे तो क्या क्या एलिमेंट होंगे, A11 A12 A21 A22 A23 हाँ A31 A32, यही है। देखो 3 रो है 2 कॉलम है, मानते हो बच्चे। अब कुछ नहीं करना, आई और जे की वैल्यू पुट करनी है, आंसर निकालना है बी। देखो भाई 12th क्लास में हो, उम्मीद करता हूं कि डायरेक्ट आप सॉल्व करना जानते होगे, ठीक है, इतना आप टाइम नहीं लगाओगे। देखो बस वैल्यू पुट करनी है, आई की जगह 1, जे की जगह 1, यहां पुट करो, क्या आएगा -1/2, आई की जगह क्या है 1, जे की जगह भी 1, तो 1 - 1 0 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 0/2, कुछ भी हो 0, तो पहला एलिमेंट आ गया 0। अगला निकालते हैं 1 2, आई की जगह 1, जे की जगह 2, तो 1 - 2 और बाहर है -1/2, तो कितना आ जाएगा -1/2 और यहाँ -1, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1/2, अगला एलिमेंट आ गया 1/2। ऐसे अगला डालो, 2 और 1 डालो, 2 और 1 डालने से क्या होगा -1/2, 2 - 1, तो क्या आ जाएगा -1/2, 2 - 1 1 ही होता है, तो -1/2 ही आ जाएगा, तो अगला आ गया -1/2। 2 और 2, 2 - 2 0, 0 आते ही कुछ भी आ जाए 0। अगला 3 और 1, 3 - 1 क्या हो जाएगा -1/2, 3 - 1, आपको तो एक एक करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अगर 2 मार्कर 3 मार्कर आ जाए तो आपको तो दिखाना पड़ेगा सॉल्व करके, पर अगर 1 मार्कर आ जाए तो 2 मिनट में साइड में सॉल्व कर लेना, ठीक है। 3 - 1 कितना आ जाएगा -1/2 इंटू 2, तो कट गया तो -1, यहाँ कितना आ गया -1। 3 - 2, 3 - 2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। 3 - 2 1 हो गया, तो -1/2 इंटू 1 -1/2, ये बन गए एलिमेंट। समझ आ रहा है बच्चों। इस तरीके से आप कर सकते हो किसी भी मैट्रिक्स के कोई भी एलिमेंट्स, कितना भी बड़ा मैट्रिक्स बनाना हो, कोई भी एलिमेंट बनाना हो, कुछ भी लिखना हो आपको, आप बड़े प्यार से इन सबको सॉल्व कर सकते हो। समझ आ रहा है बच्चों, हाँ या ना। देखते हैं आगे। तो अब आप कोई भी मैट्रिक्स कुछ भी दे, यहाँ पे कोई भी इक्वेशन दे, किसी भी टाइप का मैट्रिक्स बोले बनाने के लिए, आराम से आप उसके एलिमेंट्स देखोगे, आई जे की वैल्यू पुट करोगे, आपका मैट्रिक्स बन जाएगा, कोई भी मुश्किल नहीं आना चाहिए इसमें। चलो बच्चों अब देखते हैं इसके आगे की चीज़। अब जो है देखो, 2 अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी में भी है और पेपर में आने के चांसेस भी है। जैसे मान लो बोला हाउ मैनी मैट्रिक्स कैन बी पॉसिबल हैविंग, मान लेते हैं 24 एलिमेंट्स। कितने मैट्रिक्स पॉसिबल है, कितने मैट्रिक्स पॉसिबल है जिसमें 24 एलिमेंट हो, जिसमें कितने एलिमेंट्स हो बच्चों 24 एलिमेंट हो। देखते हैं बच्चों फटाफट। अब 24 एलिमेंट, देखो एलिमेंट का मतलब क्या होता है, एलिमेंट कैसे पता चलता है कि मैट्रिक्स में, उनके ऑर्डर को मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है। तो अगर मेरे को पता करना है कि भाई 24 एलिमेंट है, जैसे याद करो स्टार्टिंग में मैंने 6 एलिमेंट लिए थे ABCDEF, तो उसमें क्या क्या बना था, एक ऑर्डर बना था 3x2 का, एक बना था 2x3 का, एक बना था 1x6 का, एक बना था 6x1 का। इसके अलावा क्या एक भी मैट्रिक्स बना वहाँ पे, इसके अलावा एक भी मैट्रिक्स नहीं बना, यानी सिर्फ 4 ही पॉसिबल थे, है ना, क्योंकि एलिमेंट कितने थे इसमें, मैट्रिक्स में 6 एलिमेंट थे। ऐसे अगर 24 एलिमेंट होंगे तो कौन कौन से मैट्रिक्स पॉसिबल है, एक पॉसिबल है 1x24 का, एक पॉसिबल है 24x1 का, मानते हो, एक पॉसिबल है 2x12 का, एक पॉसिबल है 12x2 का, ठीक है, और एक पॉसिबल है 3x8 का, एक पॉसिबल है 8x3 का, एक पॉसिबल है 4x6 का, एक पॉसिबल है 6x4 का। क्या इसके अलावा क्या एक भी मैट्रिक्स पॉसिबल है जिसको मल्टीप्लाई करके 24 आए, या कोई एक भी ऑर्डर पॉसिबल है जिसको मल्टीप्लाई करके 24 आए, एक भी पॉसिबल नहीं है। समझ आ रहा है, हाँ है ना, कोई दिक्कत। जैसे अगर आपको 15 का करना हो, कितने मैट्रिक्स पॉसिबल है जिसमें 15 एलिमेंट हो, तो क्या क्या हो सकता है, 1x15, 15x1, फिर 3x5, 5x3 और
क्या और कोई पॉसिबल है? अगर होंगे तो कमेंट में बताना। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है? हाँ या ना? तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक मैट्रिक्स पता कर सकते हैं कि कितने मैट्रिक्स पॉसिबल है अगर उसके एलिमेंट्स हमें पता है तो। बस कुछ नहीं करना, आपको चेक करना है कि कौन कौन से ऑर्डर है जिनको मल्टीप्लाई करके वो एलिमेंट्स आ जाए। समझ आ रहा है? हाँ या ना? कोई दिक्कत कहीं भी नहीं। अब देखो एक और क्वेश्चन ऐसी है बच्चों, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि हाउ मैनी मैट्रिसेस पॉसिबल ऑफ ऑर्डर 2x2 हाउ या 3x3 हैविंग एंट्रीज 0 और 1। ठीक है, क्या बोला? हाउ मैनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, कुछ भी ले लो, 3x3 और पॉसिबल विद ईच एंट्री 0 और 1। अब ध्यान से ये चीज समझना बच्चों जो मैं कहने जा रहा हूं। अब हमें 3x3 का मैट्रिक्स बनाना है, 3x3 का मैट्रिक्स बनाना है। 3x3 में एक एलिमेंट यहाँ, एक एलिमेंट यहाँ, एक 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 यहाँ, याद है? अब यहां पर 9 एलिमेंट आएंगे। अब बोला क्या है, कितने ऐसे मैट्रिक्स पॉसिबल है, कितने ऐसे मैट्रिक्स पॉसिबल है जिसमें सिर्फ 0 और 1 से एंट्री करूं मैं। यहां पे जितने भी एलिमेंट्स आएंगे ना वो सिर्फ 0 और 1 होने चाहिए। अब देखना बच्चों ध्यान से जो मैं समझाने जा रहा हूं। देखो एक चैप्टर 11th क्लास में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उसमें सिखाया जाता है, अभी मैं उसकी वीडियो नहीं लाया, अभी लाऊंगा, बहुत जल्द लाऊंगा। तो उसमें सिखाया जाता है, क्या सिखाया जाता है कि अगर मेरे पास मान लो कि शर्ट जो है, शर्ट 5 शर्ट है और 4 पैंट है। ठीक है, 5 शर्ट है 4 पैंट है और मुझे 5 शर्ट और 4 पैंट से रेडी होना है। तो कितने तरीकों से मैं रेडी हो सकता हूँ? तो कुछ नहीं करना होता, उसमें बोला होता है इफ़ मतलब डायरेक्ट बोल करना क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लग जाते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो कि 5 × 4 20। समझ आ रहा है? हाँ है ना? कि एक जॉब को करने के m तरीके हैं, दूसरे जॉब को करने के n तरीके हैं, तो दोनों जॉब मतलब जब साथ में करोगे तो क्या कितने तरीके हो जाएंगे, m × n। समझा? टोटल नंबर ऑफ वेज जो है कितने हो जाएंगे, m × n। तो सेम चीज़ यहाँ पे बच्चों ध्यान से देखना, आगे वो चैप्टर समझोगे तब आपको बहुत अच्छे समझ आएगा, कोई दिक्कत नहीं, अभी भी आ जाएगा समझ। हमें बोला क्या है भाई, हर जगह या तो 0 आएगा या 1 आएगा, या तो यहाँ पे 0 आएगा या 1 आएगा। यानी इस प्लेस को भरने के कितने तरीके, पहले वाले को 2, दूसरे वाले को भरने के तरीके 2, तीसरे वाले को 2, चौथे वाले को 2, ऐसे सबको भरने के कितने तरीके हैं, 2। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो जो टोटल मैट्रिक्स बनेंगी वो बनेगी 2 की पावर 9, यानी 2 की पावर 9 कितना होता है, 512 आई गेस। समझ आ रहा है बच्चों? हाँ है ना? अच्छा मान लो यहाँ पे एक और आ जाता, 0 1 और 2 आ जाता, तो हर जगह 3 3 3 3 हो जाता। ऑर्डर आ जाता, मान लो 3x3 की जगह आ जाता 5x2 आ जाता, तब भी कर सकते हो। कुछ नहीं करना, वहां पे जितने एलिमेंट्स है उतने बार मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, समझ आ रहा है बच्चों? हाँ है ना? कहीं कोई दिक्कत किसी को भी नहीं। अब इसके बाद बच्चों एक टॉपिक आता है, बहुत ही मजेदार सा टॉपिक है वो, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं बच्चों ध्यान से। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स। ठीक है, मान लो सबसे पहला जो अलजेब्रा आता है वो आता है एडिशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। मान लेते हैं एक मैट्रिक्स लेते हैं, एक ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स कुछ भी ले लेते हैं, 2x2 का ले लेते हैं। ठीक है, पहली बात जो मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के जो तरीके होते हैं बच्चों, ऐड या सब्ट्रैक्ट जो हो सकता है कोई भी मैट्रिक्स, वो तभी हो सकता है जब उनका ऑर्डर सेम हो। इधर लिखवा देता हूं मैं, 2 मैट्रिक्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। 2 मैट्रिक्स को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट सिर्फ तभी कर सकते हो, कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड इफ एंड ओनली इफ दे हैव सेम ऑर्डर। यानी 2 मैट्रिक्स को आप ऐड और सब्ट्रैक्ट तब कर सकते हो जब उनके जो ऑर्डर हैं वो सेम है। जैसे अगर एक मैट्रिक्स है 3x2 का, तो दूसरा भी 3x2 का ही होना चाहिए, तभी वो ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे, वरना हो ही नहीं सकते। समझ आ रहा है बच्चों? हाँ है ना? कहीं कोई दिक्कत किसी को नहीं। फॉर एग्जाम्पल के लिए इसका मैंने मान दिया 1 2 3 4, एक बी मैट्रिक्स बोल दिया 3 4 2 1। ठीक है, इन्हें मुझे ऐड करना है, इन्हें क्या करना है, ऐड करना है। तो अगर मेरे को इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है तो किस तरीके से ऐड करूंगा मैं इन दोनों मैट्रिक्स को, कुछ नहीं करना,
ऐड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दो। पहले चेक करो इसका ऑर्डर क्या है 2x2, इसका ऑर्डर क्या है 2x2, दोनों के ऑर्डर सेम है, बिल्कुल सेम है, तभी मैं इन्हें ऐड कर सकता हूँ। अब मुझे इन्हें ऐड करना है तो क्या करूँगा, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर दूंगा। तो 1 + 3 4, 2 + 4 6, 3 + 2 5, 4 + 1 5, बस इतना सिंपल है। समझ आ रहा है? हाँ है ना। एडिशन में a + b करूँ चाहे b + a करूँ वो सेम होता है, याद रखना बच्चों। एडिशन में a + b करूँ चाहे b + a करूँ सेम होता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होता। अगर मुझे a - b करना है तो a के एलिमेंट में से b का एलिमेंट माइनस होगा। तो देखो 1 - 3, 1 - 3 क्या होगा -2, 2 - 4 क्या होगा -2, 3 - 2 1, 4 - 1 3, ये तो हुआ a से b। और अगर मुझे b - a निकालना है तो क्या होगा बच्चों, इसमें से ये माइनस होगा, 3 - 1 2, 4 - 2 2, 2 - 3 -1, 1 - 4 -3। समझ आ रहा है बच्चों? तो इससे क्या पता चला कि जो a - b है वो नहीं इक्वल है b - a के, नॉट इक्वल टू b - a। समझ आ रहा है? हाँ है ना। किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो कभी भी दो मैट्रिक्स को अगर आपको ऐड करना है, इस पूरी वीडियो में सिर्फ मैं कंसेप्ट से बताऊंगा बच्चों, आपको क्वेश्चंस के लिए अलग से वीडियो आएगी, सारे क्वेश्चंस कराऊंगा उसमें, साथ के साथ कराते जा रहा हूँ ऐसे एग्जांपल, इतना कोई इशू नहीं है, ठीक है। देखना, तो जब भी आपको किसी भी दो मैट्रिक्स को ऐड करना है तो कुछ नहीं करना, आपको उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। ऐड कब हो सकता है, जब उनका ऑर्डर क्या हो बच्चों, सेम हो, जब उनके ऑर्डर क्या हो, सेम हो। अब आता है बच्चों अगला, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स समझना बच्चों, मल्टीप्लिकेशन भी है अलजेब्रा में, पर इससे पहले इक्वालिटी समझो। क्या है इक्वालिटी का मतलब? देखो भाई, अगर मैंने बोला दो मैट्रिक्स इक्वल है, अगर मैंने बोला दो मैट्रिक्स इक्वल है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, मैंने बोला अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है इसका मतलब है उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल है। मैंने बोला इफ टू मैट्रिक्स आर इक्वल देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे बच्चों, इक्वल होंगे। एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे मान लो मैंने बोला एक मैट्रिक्स है ए 3 - 2 सी, और मैंने बोला एक मैट्रिक्स है बी -1 डी ई और -100, ठीक है। और मैंने बोला क्या करना है आपको, मैंने बोला इफ a = b देन फाइंड a b c एंड d, ठीक है। अब अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, यानी a जो होगा इसके इक्वल होगा, ये जो होगा इसके इक्वल होगा, ये जो होगा इसके इक्वल होगा, ये जो होगा इसके इक्वल, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों -1। 3 किसके इक्वल होगा, 3 होगा d के इक्वल। -2 किसके इक्वल होगा, e के इक्वल। अच्छा c तो है ही नहीं, इसमें क्या है, a है, b नहीं है, b की जगह e है, ठीक है। d किसके इक्वल, इसके -2 किसके इक्वल, e के इक्वल, और c किसके इक्वल 100 के इक्वल, माइनस के। समझ आ रहा है? ये आपकी हो जाएगी वैल्यूज। समझ आ रहा है? कोई दिक्कत किसी को कहीं भी नहीं। तो इससे क्या समझे कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे बच्चों, इक्वल होंगे। उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे बच्चों, इक्वल होंगे। अब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स सीख गया, तो अब जो आता है बच्चों, मैं मल्टीप्लिकेशन अभी नहीं कर रहा ना, इसके बाद कराएंगे मल्टीप्लिकेशन। पहले समझना है आपको क्या होता है अगले मैट्रिक्स, ठीक है। सबसे पहले आपको समझना है बच्चों टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, कितने टाइप्स के मैट्रिक्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या समझना है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के कितने टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। सबसे पहला जो मैट्रिक्स आता है बच्चों वो आता है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या होता है, जल्दी जल्दी समझाता हूं, समझना। नल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो, मैट्रिक्स हैविंग ऑल एलिमेंट्स जीरो, जिसके सारे एलिमेंट्स क्या हो, जीरो। चाहे वो 1 × 1 का हो, 2 × 2 का हो, 2 × 4 का हो, कितने भी क्रॉस का हो, कोई भी ऑर्डर हो उसका,
उसके सारे एलिमेंट्स क्या होंगे 0। इसको हम ओ से डिनोट करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो एक 2x2 का है तो 0 0 0 0, ये क्या है नल मैट्रिक्स। ये क्या है बच्चों एक नल मैट्रिक्स। फिर आता है नल मैट्रिक्स के बाद आता है बच्चों अगला दूसरा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों, ऐसे मैट्रिक्स जिसके रोज और कॉलम दोनों सेम होते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स हैविंग सेम रोज एंड सेम कॉलम, मैट्रिक्स हैविंग सेम रोज, मैट्रिक्स या ऐसे लिख दो नंबर ऑफ रोज बराबर होता है नंबर ऑफ कॉलम्स के। समझ आ रहा है, हाँ या ना। जैसे 2x2, 3x3, 4x4, 5x5, 6x6 जितने भी होते हैं। हमें पढ़ना है मेनली 2x2, 3x3, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना हमें। समझ आ रहा है। तो एक मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों बराबर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। अगला आता है डायगोनल मैट्रिक्स, तीसरा आता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों, ऐसे मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसे मैट्रिक्स जिसके डायगोनल वाले एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे जीरो होते हैं। अब देखो ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स, बेसिकली स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। अब डायगोनल जो होता है स्क्वायर में ऐसे भी होता है ऐसे भी होते हैं, लेकिन नहीं, मैट्रिक्स में डायगोनल हम सिर्फ ये वाले मानेंगे, ठीक है। यानी इस अगर मान लो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 3x3 का, तो उसके डायगोनल एलिमेंट ये होंगे ए बी सी, इसको छोड़ के बाकी सारे जीरो, इसको छोड़ के बाकी सारे जीरो, इसको छोड़ के बाकी सारे क्या होंगे जीरो। उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, डायगोनल मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। समझ आ रहा है। डायगोनल मैट्रिक्स के बाद आता है बच्चों स्केलर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स किसमें होता है, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में, ठीक है। ऐसे सेम स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों, ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट सेम होंगे, ऐसे मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट सेम होंगे। यानी ये वाले जो एलिमेंट है ना, ये वाले एलिमेंट ये सेम होंगे, ये वाले जो एलिमेंट है ये एलिमेंट सेम होंगे। जैसे एग्जांपल के लिए ए ए ए, बाकी सारे जीरो, बाकी सारे जीरो। समझ आ रहा है, हाँ है ना, कोई दिक्कत किसी को भी नहीं। फिर अगला आता है बच्चों आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 हो, बाकी सारे एलिमेंट जीरो। ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट क्या हो बच्चों, 1 हो, बाकी सारे एलिमेंट क्या होंगे, जीरो। किसकी बात चल रही है यहाँ पे, कैसे टाइप के मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स के। समझ आ रहा है। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 हो उसे हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऐसे मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट सेम हो उसे कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। और ऐसे मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे जीरो हो उसे कहते हैं हम डायगोनल मैट्रिक्स। समझ आ रहा है बच्चों, कहीं किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद एक आता है इक्वल मैट्रिक्स, ये समझ गए होंगे आप। अब क्या आता है, इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जिसके ऑर्डर और जिसका ऑर्डर, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर एज वेल एज उसके एलिमेंट्स, ऑर्डर एज वेल एज उसके एलिमेंट्स दोनों क्या होते हैं बच्चों, सेम होते हैं, ठीक है। तो छठा जो है वो क्या है बच्चों, इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स, तो इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों, मैट्रिक्स हैविंग सेम ऑर्डर एंड एलिमेंट। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सेम ऑर्डर होते हैं और एलिमेंट भी सेम होते हैं। ऐसे मैट्रिक्स जिनके ऑर्डर भी सेम है और सारे एलिमेंट भी सेम है। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके ऑर्डर भी सेम है और सारे एलिमेंट्स भी सेम है उसे हम कहते हैं इक्वल मैट्रिक्स। क्या कहते हैं बच्चों, इक्वल मैट्रिक्स कहते हैं। समझ आ रहा है। अगला सातवां रो मैट्रिक्स और लास्ट है कॉलम मैट्रिक्स। क्या होता है ये, रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो हो बाकी सारे कॉलम हो, बाकी कितने भी कॉलम हो सकते हैं। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो उसे हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम हो उसे हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो, कॉलम से फर्क नहीं पड़ता, कॉलम कितने भी हो, एक रो हो बाकी जितने भी कॉलम है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसे हम कहेंगे रो मैट्रिक्स। और जिसमें एक कॉलम हो बाकी रो से फर्क नहीं पड़ेगा उसे हम क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। समझ आ रहा है बच्चों, यहीं पे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जो है खत्म होता है आपका। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में बस इतना ही था। समझ आ रहा है बच्चों, हाँ है ना। चलो आगे चलो बच्चों देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स यहां खत्म होता है। अब आता है बच्चों आपका क्या, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, समझना, और ये तो अच्छे से सीखना ही। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कितने तरीकों से करा जा सकता है,
या मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन देखते हैं अभी बच्चों। दो तरीके का मल्टीप्लिकेशन होता है। पहली बात, पहला मल्टीप्लिकेशन होता है उसे कहते हैं हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और दूसरा होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। एक होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, दूसरा होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, इफ अ मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर और फंक्शन, उसे हम कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। उसे हम क्या कहते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। फॉर एग्जांपल के लिए मान लो एक मैट्रिक्स है, कोई भी एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स 1 2 3 4 ऐसा मैट्रिक्स है। अगर इस मैट्रिक्स को मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूं या किसी भी फंक्शन से मल्टीप्लाई करूं, मान लो ऐसे कर दूं, के से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा, के ए। तो यहाँ के जो सारे एलिमेंट्स है ना, उन सारे एलिमेंट्स को मुझे के से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उस सारे एलिमेंट्स को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों, के से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ आ रहा है, हाँ है ना। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, अगर मैं इसको 1 को के से करूँ तो के हो जाएगा, 2 इंटू के 2 के, 3 इंटू के 3 के, 4 इंटू के 4 के। बस यही है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। कोई नंबर ले लो, के कोई नंबर है, वेयर के इज एनी कांस्टेंट और फंक्शन, कांस्टेंट और फंक्शन, कोई भी फंक्शन हो सकता है। मान लो साइन ले लिया, साइन है, साइन थीटा, तो यहाँ 1 इंटू साइन थीटा, 2 इंटू साइन थीटा, 3 इंटू साइन थीटा, 4 इंटू साइन थीटा। समझ आ रहा है, वही किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, किसी भी उससे मल्टीप्लाई करो, उसी को हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। समझ आ रहा है, बस कुछ नहीं करना, उसके सारे एलिमेंट जो है उस नंबर से या उस फंक्शन से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अगला आता है बच्चों मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। क्या होता है बच्चों, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होता है बच्चों, और कब हो सकता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है कब पॉसिबल है, पहली बात पॉसिबल कब है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल तब है जब कॉलम ऑफ फर्स्ट इक्वल होगा रो ऑफ सेकंड के। इसका क्या मतलब है, मतलब क्या है, कॉलम ऑफ फर्स्ट, और ये बात करो मैं ऑर्डर की। मान लो एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2। अगर मुझे इस मैट्रिक्स को, ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है, अगर ए इंटू बी निकालना है, मुझे ए इंटू बी निकालना है, तो ये पॉसिबल तब है जब पहले वाले का कॉलम यानी ये और दूसरे वाले का रो यानी ये बराबर होंगे। क्या ये बराबर है, बिल्कुल ये बराबर है, तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। समझ आ रहा है, तो कॉलम ऑफ फर्स्ट रो ऑफ सेकंड अगर ये बराबर होंगे तब ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं मैट्रिक्स। अब देखो मल्टीप्लाई तो हो गया, चेक कर लिया, रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो बनेगा, यानी मैट्रिक्स जो बन के आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, है ना। मैट्रिक्स जो बन के आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा हमेशा बच्चों क्या होगा, रो ऑफ फर्स्ट और इनटू में कॉलम ऑफ सेकंड। हमेशा ये रिजल्टिंग मैट्रिक्स होगा कॉलम ऑफ सेकंड। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूं, ए और बी को मल्टीप्लाई करूं, तो जो आंसर जो आएगा उसका जो मतलब जो एक मैट्रिक्स बनेगा, एक नया मैट्रिक्स, देखो दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो एक नया मैट्रिक्स बन के आएगा, उस नए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा बच्चों, वो ऑर्डर होगा रो ऑफ फर्स्ट कॉलम ऑफ सेकंड, यानी 2 क्रॉस 2। समझ आ रहा है बच्चों, ये होगा रिजल्टिंग मैट्रिक्स। ये कंसेप्ट था बेसिक। तो सबसे पहले आपको दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो अगर आपको उनको मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले आप ये चेक करोगे ये कंडीशन, अगर ये कंडीशन अप्लाई है तब मल्टीप्लाई करोगे। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो अभी सिखाऊंगा मैं, मल्टीप्लाई कैसे करा जाता है वो अभी आप सीखोगे। देख लो बच्चों, देखते हैं ध्यान से। मान लो एक मैट्रिक्स ले लिया मैंने, एक मैट्रिक्स लिया, उनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करा जाता है। ठीक है, ध्यान से देखते हैं बच्चों। मान लो एक मैट्रिक्स लिया, ए मैट्रिक्स 1 2 3 4, बेसिक मल्टीप्लिकेशन सीख रहा है ना। एक मैट्रिक्स लिया बी 4 5 6 7, चलो यही लिया। पहले चेक करते हैं क्या इन्हें हम मल्टीप्लाई कर पाएंगे या नहीं। चेक करो, इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2। चेक करो ये जो अंदर वाले हैं क्या ये सेम है, हाँ ये सेम है। अगर ये सेम है तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ठीक, रिजल्टिंग मैट्रिक्स तो ये और ये आएगा। ठीक, चलो देखते हैं ए और बी को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करा जाता है ये ध्यान से सीखना बच्चों। यहाँ पे ए और बी है, रिजल्टिंग मैट्रिक्स
2 क्रॉस 2 का आएगा। कैसे करेंगे ध्यान से देखना। मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट वाले में ऐसे जाओगे, सेकेंड वाले में ऐसे आओगे, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, फर्स्ट एलिमेंट यानी 1 इंटू 4, फिर सेकेंड एलिमेंट मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 5, बीच में प्लस का साइन 2 इंटू 5। समझ आ रहा है? ये हो गया फर्स्ट एलिमेंट। अगला देखो, इसको इससे तो 1 इंटू 6 फिर प्लस 2 इंटू 7। समझ आ रहा है बच्चों? हाँ है ना। अब अगले पे आ जाओ, सेकेंड पे आओ, इसको करोगे तो 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5, फिर इसको इससे 3 इंटू 6 प्लस 4 इंटू 7। समझ आ रहा है बच्चों? हाँ है ना। यहाँ से गए यूँ आए, यहाँ से गए यूँ आए, यहाँ से गए यूँ आए, यहाँ से गए यूँ आए। समझ आ रहा है? हाँ है ना। अब देखो कैसे करेंगे, ए बी का जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगा क्या आएगा, 1 इंटू 4 4 प्लस 2 5 10, 6 प्लस 14, 12 प्लस 20, 18 प्लस 28। तो जो आंसर आएगा कितना आएगा, 14 20 32 और ये 46। ये आ गया आपका ए बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके। समझ आ रहा है बच्चों? हाँ है ना। और क्वेश्चन देखते हैं, 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं, तब आपको धीरे धीरे समझ आएगा, टेंशन ना लो, ठीक है। इतना कोई डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। इतने चलो जैसे देखते हैं, एक क्वेश्चन है, हाँ चलो एक और मैट्रिक्स लेते हैं, उसको देखते हैं मल्टीप्लाई करके कि क्या हम कर पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं या नहीं। जैसे एक मैट्रिक्स लिया 504232, एक मैट्रिक्स लिया एक 504232, लास्ट में 1 2 1 1 2 1। ये ए मैट्रिक्स है। बी मैट्रिक्स लिया 1 1 1, ठीक है। उसके बाद 3 4 3 3 3 4, 1 1 1 3 4 3 3 3 4, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा माइनस वगैरह आए तो इतना कुछ, चलो माइनस लगा ही देता हूँ बीच में कहीं कहीं, ठीक है। मान लो यहाँ लगा दिया एक माइनस, एक यहाँ लगा दिया, जहाँ मन कर रहा है लगा दो -5 -5, ताकि आपको दिक्कत ना आए। चलो अब भाई देखो, पहली बात, इसका 3 क्रॉस 3, इसका 3 क्रॉस 3, अंदर वाले सेम, ठीक है, समझ गए। ए बी मतलब मल्टीप्लाई हो सकता है। अब रिजल्टिंग मैट्रिक्स जो आएगा वो भी 3 क्रॉस 3 का आएगा। देखो भाई 3 क्रॉस 3 का रिजल्टिंग मैट्रिक्स, 3 क्रॉस 3 का रिजल्टिंग मैट्रिक्स कैसे बनेगा भाई, देखते हैं फटाफट। अब यहां से जाएंगे यूं आएंगे, इनके देखो कैसे करते हैं। पहले फर्स्ट वाले के जितने, पहला वाला जो रो है, फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का रो है, वो इनके सारे कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। लिखेंगे रो में ही, फर्स्ट वाले रो सारे कॉलम से मल्टीप्लाई, सेकेंड वाले रो सारे कॉलम से मल्टीप्लाई, ऐसे करके हम करेंगे। देखो तो फर्स्ट रो क्या है -5, अब इसको इन तीनों से मल्टीप्लाई करना है, फिर इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा। समझ आ रहा है बच्चों? चलो देखते हैं। तो -5 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1, ये आ गया पहला एलिमेंट। फिर इसी को इससे करेंगे तो -5 इंटू 3 प्लस 0 इंटू -4 प्लस 4 इंटू 3। फिर इसमें जाओ और इधर आ जाओ थर्ड वाले पे, तो -5 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 4। समझ आ रहा है बच्चों? हाँ है ना। कहीं किसी को कोई डाउट नहीं? फर्स्ट हो गया, अब सेकेंड रो पे आओ, फिर वही ये इससे इससे इससे, ठीक। तो 2 इंटू 1 3 इंटू 1 -2 इंटू, बीच में प्लस लगाओ, -2 इंटू 1। अब आ जाओ इसी पे, 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू -4 प्लस -2 इंटू 3। फिर आ जाओ इसी पे, 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3 प्लस -2 इंटू 4। धीरे धीरे करना स्टार्टिंग में, बाद में अपने आप प्रैक्टिस बनती जाएगी, तब अपने आप होते जाएंगे। समझ आ रहा है बच्चों? ऐसे ही ये हो गया। अब इस वाले को तो 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 1। अब अगले पे आ जाओ,
1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू -4 प्लस -1 इंटू 3। फिर से आ जाओ, 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 प्लस -1 इंटू 4। अब सॉल्व करते हैं, ए बी की वैल्यू जो आएगी फाइनल क्या आएगी, ठीक है। यहाँ होगा -5 प्लस 0 प्लस 4, यहाँ होगा -5 3 ज़ा 15 माइनस का प्लस 0 प्लस 12, ठीक है। 0 इंटू 4 कुछ भी हो, 0 12, यहाँ -15 प्लस 0 प्लस 16। इधर आ जाओ, 2 प्लस 3 -2, यहाँ 6 -12 -6, यहाँ 6 प्लस 9 -8। इधर आओ, 1 प्लस 2 -1, यहाँ आओ 3 -8 -3, यहाँ आओ 3 प्लस 6 -4। समझ आ रहा है बच्चों? अब कुछ बचा? कुछ भी नहीं बचा, बस डायरेक्ट एलिमेंट्स लिख दो अब सॉल्व करके। -5 प्लस 4 -1, 2 से तो ये 2 कट गया, 3 आ गया, 1 से 1 कट गया, 2 आ गया। -15 प्लस 12 -3, 6 से 6 कट गया, -12, 3 से 3 कट गया, -8, -15 प्लस 16 1, 6 प्लस 9 15 -8 7, 3 प्लस 6 9 -4 5। ये आ गया आपका मैट्रिक्स। समझ आ रहा है बच्चों? इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। स्टार्टिंग में दिक्कत आती है, पर आराम आराम से देखो, पहले 4-5 क्वेश्चन उठाना, ठीक है। जब भी आपके एनसीईआरटी होगी, एनसीईआरटी से या आरडी से, किसी से भी 4-5 कोई भी मैट्रिक्स उठा लेना, रैंडम मैट्रिक्स जिसका ये कंडीशन अप्लाई हो रही हो, उनको मल्टीप्लाई करना। पहले स्टार्टिंग में धीरे धीरे करना, पहले स्टार्टिंग में ये स्टेप लिखना, इससे करना 4-5 क्वेश्चन तक बस। उसके बाद आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसकी, डायरेक्ट आप ये करोगे। समझ आ रहा है? गारंटी है मेरी, ठीक है। तो स्टार्टिंग में धीरे धीरे करना, फिर डायरेक्ट आपकी स्पीड बन जाएगी, ठीक है। कोई दिक्कत बच्चों कहीं भी किसी को भी नहीं होनी चाहिए ना बच्चों। तो मल्टीप्लिकेशन समझ आ गया होगा आपको बच्चों। अब एक मान लो एक मैट्रिक्स आ गया, कोई भी मैट्रिक्स आ गया, मैं आपको बस नॉर्मल बता रहा हूँ, सॉल्व आपको खुद करना है, ठीक है। देखो सबसे पहले कोई भी मैट्रिक्स है उसका स्क्वायर निकालना है, कोई भी मैट्रिक्स है उसका स्क्वायर निकालना है। फॉर एग्जांपल के लिए एक मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स, मान लेते हैं, कुछ भी ले लिया, 1 2 3 4 5 6 -7 -9, ये अगर मुझे इसका स्क्वायर निकालना है, तो स्क्वायर का मतलब ये नहीं है इनके सारे एलिमेंट्स का स्क्वायर कर दोगे, ये बेवकूफ़ी मत करना, ठीक है। स्क्वायर का मतलब है कि ए को ए से मल्टीप्लाई करना है। समझ आ रहा है? तो ए मैट्रिक्स लिखना, फिर ए मैट्रिक्स एक और बार लिखना, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा याद रखना, स्क्वायरिंग जो है बच्चों, अभी भी पटाखे फोड़ रहे हैं, दिवाली चलेगी लेकिन पटाखे तो फूटते ही रहेंगे भाई, पटाखे तो आजकल फोड़ने का ज़माना ही है। देखो एक मैट्रिक्स में स्क्वायरिंग पॉसिबल कब है? स्क्वायरिंग पॉसिबल ओनली इन स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। समझ आ रहा है? अगर एक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो आप उसका स्क्वायर नहीं निकाल सकते। करके देख लो, जैसे एग्जांपल के लिए ए मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 3x3 है, इसका भी 3x3 होगा, तो ये अंदर वाले सेम है, तभी आप इसका स्क्वायर निकाल पा रहे हो। अगर मान लो एक बी मैट्रिक्स बोल दिया 2x3, क्या आप इसका स्क्वायर निकाल पाओगे? चेक करते, बी स्क्वायर यानी क्या हो गया, बी इंटू बी। चेक करो इसका ऑर्डर 2x3, ऑर्डर तो फिर भी सेम रहेगा, क्या ये सेम है? नहीं है। सेम नहीं है तो क्या आप इसका स्क्वायर निकाल पाओगे? कभी नहीं निकाल पाओगे। समझ आ रहा है बच्चों? हाँ है ना? कोई दिक्कत? तो स्क्वायर निकालना कब पॉसिबल है बच्चों? जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ठीक है। अब आ जाते हैं, अब हम चैप्टर के अंत की तरफ आ चुके हैं, ठीक है। बहुत जल्दी इस चैप्टर का अंत है। देखो अगला है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या होता है? बहुत ही मुश्किल सी चीज़ है। मान लो एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी, क्या यही है क्या सर आपके पास एग्जांपल? ए बी सी डी ई एफ? नहीं नहीं, बहुत सारे हैं। चलो अगर मुझे इसका ट्रांसपोज करना है, ट्रांसपोज को ऐसे डैश से दिखा दो या फिर ए के ऊपर ये टोपा चढ़ा दो, मतलब टी, ठीक है, ऐसे। अब देखो अगर मुझे इसका ट्रांसपोज करना है, तो ट्रांसपोज करने के लिए रो को कॉलम वाइज लिखना है और कॉलम को रो वाइज। तो
जो ये रो है इसको कॉलम के वाइज लिख दो, ए बी ई, और इसको लिख दो ऐसे सी डी। यही हो गया, क्या हो गया ये ट्रांसपोज। समझ आ रहा है बच्चों? हाँ है ना, कहीं कोई दिक्कत? तो ट्रांसपोज समझ गए बच्चों? ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कि जो रो की तरह लिखा हुआ है इसे कॉलम वाइज लिख दो, बस। रो को कॉलम वाइज, कॉलम को रो वाइज, एक ही बात है, ठीक है। इसको ऐसे लिख दो, ठीक है, या इसको ऐसे लिख दो, रो को कॉलम वाइज लिख दो या कॉलम को रो वाइज लिख दो, वो ट्रांसपोज हो जाता है। और ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज है जो समझने लायक है। पहला कि अगर आपने ए का कोई एक मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करा और फिर से उसका ट्रांसपोज कर दिया तो वही मैट्रिक्स आ जाएगा। जैसे आप इसका फिर से ट्रांसपोज कर दो तो यही वापस उठ के आ जाएगा। समझ आ रहा है? हाँ ना। ए बी के होल का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। इसमें आप बताना गलती क्या है, अगर गलती है तो कुछ, ठीक है। क्या ये होता है या ये होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज? अगले वीडियो में जब मैं क्वेश्चंस लाऊंगा तब आपको अच्छे से समझाऊंगा, आपको बताना है ये सही है या ये सही है, ठीक है। अगर मैंने बोला ए प्लस बी का होल का ट्रांसपोज तो ऐसे होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। सेम माइनस के लिए ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। अच्छा, अगर कोई कांस्टेंट ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो के ए का होल ट्रांसपोज, ठीक है। कोई इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए, के ए का ट्रांसपोज। समझ आ रहा है? हाँ ना, कहीं किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद लास्ट दो टॉपिक इस चैप्टर के, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आपको मैं 1 मिनट में समझाता हूं। समझना बच्चों, पहले कंसेप्ट समझाऊंगा फिर एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, ठीक है। पहला आएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फिर आएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहां लिखते हैं हम सिमेट्रिक। ये लाइन भी सीधी नहीं बन रही आजकल, क्या करें, सीधा होना बहुत जरूरी बात है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और अगला है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं? ये मैट्रिक्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, समझना बच्चों। मान लो एक मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स, मान लो एक मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स। अगर आपने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया और ट्रांसपोज करने के बाद भी वो वही आ गया, सेम आ गया, ए के बराबर ही आ गया, तो उसे हम कहते हैं बच्चों सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कि एक मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करा, ट्रांसपोज करने के बाद भी फर्क नहीं पड़ा, वही आ गया सेम, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है? एक मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स, इसका आपने ट्रांसपोज करा, क्या करा, ट्रांसपोज करा, ट्रांसपोज करने के बाद वो नेगेटिव आ गया, जो मैट्रिक्स था उसके नेगेटिव के बराबर आ गया, उसके नेगेटिव के बराबर आ गया, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ आ रहा है? हाँ है ना, कोई दिक्कत कहीं भी नहीं होनी चाहिए। समझ आ रहा है बच्चों? देखते हैं, ठीक है बच्चों। एक मैट्रिक्स है, अगर आपने उसका ट्रांसपोज करा वही मैट्रिक्स आ गया तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ट्रांसपोज करके नेगेटिव आ गया तो स्क्यू सिमेट्रिक। देखो एग्जांपल लेके आया हूं मैं। अगर मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करूं तो क्या आएगा, देखो इसको ऐसे लिख दो, √3 2 3, फिर इसको 2 -1.5, फिर -1, फिर इसको 3 -1 1। क्या आपको दिख रहा है ए ट्रांसपोज ए के बराबर है? क्या ए ट्रांसपोज ये दोनों सेम है? ट्रांसपोज करके भी कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इसलिए इस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे हम, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें करो ए का ट्रांसपोज, भाई 0 E F -E 0 A, फिर -F -A 0। क्या देखो सारे एलिमेंट्स जो है इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, मैंने क्या बोला था कि ए ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ ए के बराबर आएगा। देखो ये 0, इसको छोड़ो, ये 0, -E था पॉजिटिव E हो गया, -F था पॉजिटिव F हो गया, E था नेगेटिव E, 0 था 0 रहेगा, -A, ये सारे एलिमेंट्स क्या हो गए इसके, नेगेटिव, यानी ए ट्रांसपोज जो है वो नेगेटिव ऑफ ए के बराबर है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं हम, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ आ रहा है बच्चों? हाँ ना। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एक खासियत बताता हूं। उसके पहली बात, डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, हमेशा 0 होंगे, पहली खासियत। दूसरी खासियत कि उसके ये वाले जो एलिमेंट्स होंगे ना, ये वाले एलिमेंट्स, ये हमेशा नेगेटिव ऑफ ईच अदर होते हैं, E -E -F F A -A। समझ आ रहा है? हाँ है ना, नेगेटिव होते हैं एक दूसरे के। समझ आ रहा है? तो ये दो खासियत है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। पहला, डायगोनल एलिमेंट 0, बाकी ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं। समझना बच्चों? अभी और ये दो टॉपिक
अगर आप समझ गए सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ बताने जा रहा हूँ और जिससे रिलेटेड आपके पेपर में क्वेश्चन आता ही है, हर बार आता है, ठीक है। बहुत चांसेस है, 95% से भी ऊपर चांसेस है कि आपके पेपर में क्वेश्चन आए। अब कंसेप्ट है क्या वो समझ। मान लो आपने कोई एक मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज करा और दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है। एक मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज करा और दोनों को माइनस कर दिया। तो एक मैट्रिक्स को और उसके ट्रांसपोज को जब आप ऐड करते हो तो वो फिर से वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही बनेगा। क्या बनेगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही बनेगा। और एक मैट्रिक्स को और उसके ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट करते हो तो वो बनता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बनता है बच्चों? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ आ रहा है बच्चों? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। याद रहेगा कि एक मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज को ऐड करोगे, कोई भी मैट्रिक्स ले लो दुनिया का, कोई भी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करो, कोई भी मैट्रिक्स ले लो दुनिया की, उस मैट्रिक्स को और उसके ट्रांसपोज को दोनों को ऐड करो तो हमेशा रिजल्टिंग मैट्रिक्स जो आएगा वो क्या आएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स लिया, उसका ट्रांसपोज किया, दोनों को माइनस कर दो तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स क्या आएगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब अगर मैं इनको हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं तो कुछ फर्क पड़ेगा बच्चों, क्योंकि स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। हाफ से करूं या किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसको भी अगर हाफ से कर दूं तो भी वो स्क्यू सिमेट्रिक ही रहेगा, क्योंकि सेम नंबर से सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बोला क्या जाता है, मान लो एक मैट्रिक्स से निकल के आएगा, इस मैट्रिक्स को बोल दिया P, ये भी एक मैट्रिक्स निकल के आएगा, इसको क्या कहेंगे? Q। ये जो P वाला मैट्रिक्स निकल के आया ये कैसा मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये जो Q वाला मैट्रिक्स निकल के आया ये कैसा मैट्रिक है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। अगर मैं इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को ऐड कर दूं ना, इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को ऐड कर दूं तो ये हमेशा A के बराबर होगा। ये हमेशा A के बराबर होगा। समझो क्या कहना चाह रहा हूं। एक मैट्रिक्स था A, उसका ट्रांसपोज लिया, दोनों को ऐड किया, क्या बन गया? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब उसको मैं हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं तब भी वो एक मैट्रिक्स ही रहेगा। मान लिया वो मैट्रिक्स P है। ये कैसा मैट्रिक्स है? P जो है ये कैसा मैट्रिक्स है बच्चों? P जो है, P की खासियत है, ये कैसा मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। समझ आ रहा है? हाँ या ना। अब एक मैट्रिक्स लिया, उसके ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट कर दिया, उससे क्या बना? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हाफ से मल्टीप्लाई करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इस मैट्रिक्स को बोल दिया मैंने क्यू मैट्रिक्स। ये कैसा मैट्रिक्स रहेगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होता है वो उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगा। पेपर में 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा ये, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन के साथ समझाऊंगा तब आपको 2 मिनट में समझ आएगा। क्या करना है आपको? कोई मैट्रिक्स दिया होगा, बोलेंगे प्रूव दैट कि ये जो मैट्रिक्स है वो इसके सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बराबर होगा, सम के। तो क्या करना है? मैट्रिक्स लिया, जो भी ये मैट्रिक्स दिया, उसका ट्रांसपोज निकालोगे, दोनों को ऐड करोगे, हाफ से मल्टीप्लाई करोगे, उसको लेट कर लेना कोई एक मैट्रिक्स। सेम चीज़ माइनस में करोगे, एक मैट्रिक्स है, उसको उसके ट्रांसपोज से सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करके हाफ से मल्टीप्लाई किया, क्यू के साथ क्यू ले लिया उसे। जब आप P और Q को ऐड करोगे तो चेक कर लेना A के बराबर आएगा वो, ठीक है। यही हम प्रूव करना अभी सीखेंगे। 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा, फिर ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं फटाफट, देखते हैं बच्चों किस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में। बड़ा ही सिंपल सा, बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है। ये आप देखना भी ध्यान से, ठीक है। वीडियो पॉज करके नोट करते रहा करो। जैसे एक मैट्रिक्स लिया मैंने, मान लो एक मैट्रिक्स है, थोड़ा सा इसके लिए ना मैं जगह की कमी है, लिखा हुआ आएगा कि वही प्रूव करो कि ये सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बराबर है। 2 - 1 1, 2 - 1 1, अगला है -2 3 -2, -2 3 -2, और लास्ट है -4 4 -3, -4 4 -3। ये मैट्रिक्स है, ठीक है। आपको ये प्रूव करना होगा तो ध्यान से देखना कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है। ध्यान से समझना बच्चों, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, ध्यान से देखो। सबसे पहले ए मैट्रिक्स दिया होगा उसे लिख लोगे, जगह की कमी है तो थोड़ा हम थोड़ा कम कम जगह यूज़ करके लिखेंगे। तो सबसे पहले आप निकालना ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज क्या होगा? इसको एज इट इज लिख दो, 2 -2 -4, फिर इस वाली रो को लिखो -1 3 4, फिर इसको लिखो 1 -2 -3, ठीक है, मान गए, ठीक। अब ए प्लस ए ट्रांसपोज करो, इन दोनों को प्लस करो, तो 2 + 2 4, -2 -1 -3, -4 1 -3, क्योंकि -4 + 1 -3 होगा,
-1 -2 -3, 3 + 3 6, 4 - 2 2, 1 - 4 -4, -2 और 4 2, -3 और -3 -6। ये आ गया बच्चों, ये आ गया। कहीं किसी को कोई डाउट है इसमें? कहीं नहीं होना चाहिए, ठीक। अब इस मैट्रिक्स को हाफ से मल्टीप्लाई करो। जैसे आप हाफ से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब बेसिकली सबको 2 से डिवाइड करना है, तो 4 डिवाइडेड बाई 2 2, -3/2, ये भी -3/2। देखो ये कितना आएगा, -3/2, ये कितना आएगा, 6/2 3, ये कितना आएगा, 2/2 1, ये कितना आएगा, -4/2 -2, ये कितना आएगा, 2/2 1, ये कितना आएगा, -3। समझ आ रहे हो बच्चों? हाँ है ना? कहीं किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ना बच्चों ये थोड़ा गड़बड़ हो गई थी, -4 और 1, यहाँ -3 आएगा, ठीक है। अब -3 आ गया तो यहाँ डिवाइड करूँगा तो -3/2 आएगा, ठीक। अब ये जो मैट्रिक्स आया है इसको लेट कर लो P के बराबर। क्या लेट कर लिया मैंने? P के बराबर। अब ध्यान से देखना, तो P मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रांसपोज करूँ, P मैट्रिक्स का यानी इस मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रांसपोज करूँ तो क्या आएगा, देखते हैं। P ट्रांसपोज 2 -3/2 -3/2, फिर -3/2 3, इस वाली लाइन को लिख रहा हूँ, और 1, फिर इसको लिखो -3/2 1 और -3। तो इससे क्या पता चला कि जो P ट्रांसपोज है वो किसके बराबर है? P के बराबर है ना? ये P था, इसका ट्रांसपोज करा, दोनों क्या आ गए, सेम आ गए, दोनों क्या आ गए, सेम आ गए। तो क्या कहोगे, सो P इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, समझ आ रहा है? हाँ है ना? ऐसे ही आप Q निकालोगे। Q के लिए क्या करोगे, यहां मैं लाइन डाल रहा हूं, ध्यान से देखना। देखो क्या करोगे, Q निकालने के लिए क्या करोगे, बेसिकली A ट्रांसपोज तो पता ही आपको, A - A ट्रांसपोज निकालो, A - A ट्रांसपोज, यानी इसमें से ये माइनस करो, 2 - 2 0, -1 -2। अब देखो माइनस करना है, इसमें से ये माइनस करना है, तो ये माइनस का 2 जो होगा +2 बन जाएगा, तो -1 + 2। ध्यान से समझना, इसमें से ये माइनस करना है, तो ये -2 तो पहले से था, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो -1 + 2 कितना हो जाएगा, प्लस का 1, फिर 1 + 4 5 हो जाएगा। फिर इधर देखो -2 + 1 -1, 3 - 3 0, -2 - 4 -6, -4 -1 -5, 4 + 2 6, -3 + 3 0। इसको हाफ से मल्टीप्लाई करो, हाफ से मल्टीप्लाई करते ही क्या हो जाएगा, ये हाफ इंटू A - A ट्रांसपोज, यानी सबको 2 से डिवाइड कर दो, तो ये 0, ये 1/2, ये 5/2, ये -1/2 0, -3, -5/2 3 और 0। अब मैंने आपको बताया था, याद है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के खासियत, पहली बात उसके डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं बच्चों, 0 होते हैं, और ये एलिमेंट जो होते हैं एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं। देखो नेगेटिव है ना, तो ये तो ऐसे ही दिख रहा है हमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, पर आप क्या करोगे, इसे लेट करोगे Q के बराबर, फिर Q का ट्रांसपोज करोगे। Q का ट्रांसपोज करूंगा मैं, अगर इसका ट्रांसपोज करूं तो क्या आएगा, 0 -1/2 -5/2 1/2 0 3 5/2 -3 और 0। तो आप बोलोगे Q ट्रांसपोज इज इक्वल टू -Q। देखो ध्यान से, इसके जितने भी एलिमेंट्स है एक दूसरे के क्या है, नेगेटिव है, तो आप कहोगे सो Q इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आपको कुछ नहीं करना, ये आपका Q था, ये आपका P था, P और Q को क्या करोगे, आप ऐड करोगे। चेक कर लेना, अगर P और Q को ऐड करने के बाद ये आ रहा है तो आपने एकदम क्वेश्चन परफेक्ट करा है, अगर नहीं आ रहा तो क्वेश्चन में गड़बड़ है कहीं। P और Q को प्लस करोगे तो ये करके दिखाना पड़ेगा, लिखोगे सो नाउ P + Q करोगे, और P + Q को A के बराबर प्रूफ कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा। समझ आ रहा है बच्चों? हाँ है ना? बस इतना ही था इस पूरे चैप्टर में। इस पूरे चैप्टर में अगर आप ये वीडियो देख ले तो इसके अलावा आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, सारे कंसेप्ट क्लियर है आपके। अब एक वीडियो आएगी, उसमें सारे क्वेश्चन जितने भी प्रीवियस ईयर के हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के ले आऊँगा मैं बहुत जल्द। कल ये वीडियो मतलब आपके अभी जब देखोगे आप तक के लिए तो अभी होगा, तो ये वीडियो अपलोड कर दूंगा मैं बहुत जल्द। और तब तक के लिए
मिलते हैं, इस वीडियो को देखना, इस वीडियो के अलावा आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो तक के लिए बच्चों जय हिंद, पसंद आए तो समझ गए।